नमस्कार मित्रों। आज पूरे देश में कई कारणों से उत्तर प्रदेश के निकट भविष्य में होने वाले विधानसभा चुनाव की बहुत चर्चा हो रही। कुछ दिनों पहले तक ये चर्चा बंगाल के विधानसभा चुनाव के इर्द गिर्द हो रही थी और ऐसा माना जा रहा था कि बंगाल का चुनाव नरेंद्र मोदी की सरकार के लिए और भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों की सरकार के लिए एक मध्यकालीन मूल्यांकन जैसा होगा। ये भी कहा जा रहा था कि कोरोना की महामारी का हमारी सरकार ने जो इंतजाम किया है उसके बारे में लोग अपनी जो समस्याएं रही हैं और सरकार ने जो समाधान के प्रयास किए हैं उनके बारे में भी अपनी राय देंगे। उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ अलग राय बन रही है। ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव 2024 में जो लोकसभा का चुनाव होने वाला है उसका मध्यावधि चुनाव माना जा रहा है, उसका सेमीफाइनल कहा जा रहा है। उत्तर प्रदेश क्योंकि भारत की लोकसभा के 543 में से 80 सीटों का चयन करता है और उत्तर प्रदेश में जिसका स्पष्ट बहुमत हो जाता है उसके लिए दिल्ली का दरवाजा खुल जाता है। इसलिए हमेशा से उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव का महत्व रहा है, लेकिन इस बार विधानसभा और लोकसभा को एक साथ देखने का जो कुछ लोगों का आग्रह है उसको समझने की जरूरत है। औसतन विधानसभा का चुनाव प्रादेशिक सवालों पर होता है, लोकसभा का चुनाव राष्ट्रीय सवालों पर होता है। प्रायः प्रदेश की जनता विधानसभा के लिए और लोकसभा के लिए एक जैसा ही जनादेश नहीं देती। उत्तर प्रदेश में भी क्योंकि राष्ट्रीय दलों में से दो प्रमुख दल भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में कोई खास मुकाबला नहीं रहता है और मुकाबले में राष्ट्रीय दल भारतीय जनता पार्टी को प्रादेशिक दल समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी से एक त्रिकोणीय मुकाबला करना पड़ता है। इसलिए विधानसभा का फैसला और लोकसभा का फैसला अलग अलग मापदंड पर होता है। फिर भी इस समय जो उत्तर प्रदेश के आम लोगों की समस्याएं हैं उनका देश के जो जनसाधारण की समस्याएं हैं उनसे सीधा रिश्ता बन गया है। क्या है मोटी समस्याएं जिनके बारे में कि विधानसभा में लोग जनप्रतिनिधि चुनते समय ध्यान रखेंगे, इसके और बहस हो सकती है, लेकिन इतना तो सभी मानते हैं कि 4 सवाल ऐसे हैं जिनको लेकर के उत्तर प्रदेश की जनता जरूर अपने जनप्रतिनिधियों की भूमिका, अपने प्रादेशिक सरकार की भूमिका और अपनी राष्ट्रीय सरकार की भूमिका का मूल्यांकन करेगी। ये सवाल हैं दवाई। कोरोना के संकट ने किसी घर को चैन से रहने नहीं दिया। हर दूसरे परिवार में मौत ने दरवाजा खटखटाया और हर जिले में राज्य सरकार की स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली बेपर्दा हो गई। तो दवाई का सवाल है और इस समय चारों तरफ कोरोना के प्रतिरोध के लिए इंजेक्शन लग रहा है, वैक्सीनेशन हो रहा है और उसके प्रबंधन को लेकर के लोगों के अपने अपने अनुभव हैं, शहर के अलग, गांव के अलग। दवाई का सवाल। दूसरा सवाल सीधा है, पेट से जुड़ा हुआ कमाई का सवाल। उत्तर प्रदेश में, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड के लोग अपने रोजी रोजगार के लिए साल में काफी बड़ा समय अगल बगल के क्षेत्रों में जाकर के, निकट के ज्यादा संपन्न प्रदेशों में जाकर के प्रवासी मजदूरों के जैसा बिताते हैं। पढ़े लिखे लोगों में तो हर दूसरा पढ़ा लिखा आदमी औरत पूर्वी उत्तर प्रदेश और
बुंदेलखंड का खास तौर पर बाहर का ही आसरा करता है। और इस समय हम सब जानते हैं कि कोरोना ने जो मंदी पैदा की, उससे पहले ही एक खास तरह की अपनी मंदी भारतीय अर्थव्यवस्था में थी, जिसका कुछ लोग संबंध जीएसटी से लगाते हैं, कई और लोग इसका रिश्ता नोटबंदी से जोड़ते हैं। ज्यादातर लोग इसको सरकार के खाते में नहीं डालते, लेकिन मानते हैं कि सरकार को इसमें कुछ करना चाहिए। तो रोजगार निर्माण में उत्तर प्रदेश की मौजूदा सरकार क्या कर रही है, इसने क्या किया, इसकी चर्चा जरूर होगी और उसमें अन्य दलों का कोई बहुत मूल्यांकन नहीं होगा, क्योंकि 5 साल पहले किसकी सरकार थी, उसने रोजगार के लिए क्या किया, इसकी तुलना करना बहुत मुश्किल है। और श्री जवाहरलाल नेहरू के खाते में उत्तर प्रदेश के नौजवानों की मौजूदा बेचैनी को डालना और भी नादानी होगी। तीसरा सवाल पढ़ाई का। उत्तर प्रदेश उन राज्यों में है जहां पर पढ़ाई आगे का रास्ता खोलने में बहुत मदद करती है, और उत्तर प्रदेश का शिक्षा का ढांचा पिछले 30 साल से चल रहे शिक्षा के व्यवसायीकरण से बुरी तरह से चरमराया हुआ है। फीस ज्यादा, पढ़ाई कम, और मिल रही डिग्री की रोजगार बाजार में महत्ता और भी कम। और उसमें घाव पर नमक की तरह से सरकारी नौकरियों के जो विज्ञापन निकले, सरकारी नौकरियों के लिए जो परीक्षाएं हुई, उन विज्ञापनों की परीक्षाएं नहीं और परीक्षाओं के नतीजे नहीं। लखनऊ, इलाहाबाद में हर हफ्ते पढ़े लिखे नौजवानों की टोलियां पुलिस से पिटने के लिए आगे आती हैं, लेकिन अपनी ये मांग नहीं छोड़ती कि रोजगार का इंतजाम करो। और उससे जुड़ा हुआ है पढ़ाई का इंतजाम। उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों की बहुत दुर्दशा है। व्यवसायीकरण और राजनीतिकरण के दो पार्टों में पीस करके आपने उत्तर प्रदेश के शिक्षा केंद्रों को न घर का छोड़ा है न घाट का छोड़ा है। ये राजनीतिकरण और व्यवसायीकरण योगी आदित्यनाथ की सरकार के खाते में ही नहीं लिखा जाएगा, ये पहले से चला आ रहा है। शिक्षा दुधारू गाय हो गई है और प्राथमिक शिक्षा से लेकर के उच्च शिक्षा तक चारों तरफ निजी संस्थानों की भीड़ है, और इनमें से अधिकांश पर नेताओं का हाथ है। लेकिन अब मोबाइल फोन से, लैपटॉप से, दूरस्थ तकनीकियों से शिक्षा का जो प्रबंधन हो रहा है, उससे पूरी एक पीढ़ी के अर्धज्ञानी होने का खतरा हो गया है। पहले तो ये दूरस्थ तकनीकों से पढ़ाना आसान नहीं है, और दूसरे मोबाइल और लैपटॉप शहर की तुलना में गांव में, अमीरों की तुलना में गरीबों के घर में नहीं है। इसका क्या उपाय होगा, इस पर सरकार मौन है, लेकिन समाज, हर परिवार बहुत चिंतित है। चौथा सवाल महंगाई का। ये ऐसा सवाल है जिसको हम मौजूदा सरकार की नीतियों से जोड़ के देखते हैं, और इसमें ये सफाई नहीं चलेगी कि महंगाई विश्वव्यापी समस्या है, क्योंकि इस समय महंगाई का बड़ा कारण डीजल और पेट्रोल के दामों का बढ़ना है। और डीजल और पेट्रोल के दुनिया के बाजार का दाम और भारत में लिया जा रहा दाम, इसमें बहुत फर्क है, और ये सारा फर्क सरकारी टैक्स का है। तो इस बार के चुनाव में जो घरेलू बात है वो दवाई, कमाई, पढ़ाई और महंगाई को लेकर, लेकिन यही बात खत्म नहीं होगी। दुनिया में और भारत के जनतंत्र में भी चुनाव के मौके पर जो आम सवाल होते हैं उनको ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता। असली चिंता इस बात की रहती है कि हमारा क्या होगा। हमारा मतलब मेरी जाति का, मेरे धर्म का, मेरे क्षेत्र का। तो इसको आम लोगों की भाषा में जातिवाद
सांप्रदायिकता और क्षेत्रीयता कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीयता का उतना दबाव तो नहीं है, लेकिन जाति और जातियों में भी मोटे तौर पर तथाकथित अगड़ी और पिछड़ी जाति का घरौंदा टूट चुका है। आज तथाकथित अगड़ी जातियां, यानी जिनको आरक्षण का लाभ नहीं था, पिछड़ी जातियां जिनको मंडल आयोग से आरक्षण का लाभ मिला, और दलित समाज, इन तीन मोटे दायरों में, बड़े दायरों में उत्तर प्रदेश का मतदाता विभाजित है। वहीं अगर आप धर्म की लकीर खींच दीजिए तो हिंदुओं से ज्यादा मुसलमानों को इस बात की चिंता है कि मौजूदा सरकार का रवैया हमारे साथ न्याय संगत नहीं रहा। अगर यही रवैया बना रहा तो हमारी इज्जत, हमारी रोटी रोजी और हमारी पहचान तीनों पर बड़ा खतरा है। एक तरह से चार खाने में बटा हुआ उत्तर प्रदेश का मतदाता अपने प्रतिनिधित्व की तलाश करेगा। उस तलाश में भारतीय जनता पार्टी ने पहले बहुत सूझबूझ के साथ पिछड़ी जातियों में जो अति पिछड़ी जातियां हैं, दलित समाज में जो महादलित हैं, उनको बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के दायरे से अपनी तरफ खींचने की बहुत कोशिश की और कुछ हद तक सफल भी हुए। ये लोकसभा का किस्सा था 2019 का। 2021 में क्या होगा, इसकी बहुत चर्चा हो रही। भारतीय जनता पार्टी के पास इस बात की क्षमता रही है कि वो अगड़ी, पिछड़ी और दलित जातियों के अंदर जो विभिन्न जातियों का संकलन है, उसमें से वो अपने हिसाब से अपनी तरफ उसको खींचे और दूसरे के दायरे में जो जातियां प्रतिबद्ध हैं, उनसे जिनको ईर्ष्या है, घबराहट है, चिंता है, टकराहट है, उनको अपने साथ जोड़ें। पिछले दिनों में भारतीय जनता पार्टी ने मुस्लिम मतदाताओं को हाशिए पर कर दिया था। लोकसभा के चुनाव में टिकट देने में ही कंजूसी हो गई, फिर वोट क्यों लेते। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि मुस्लिम वोट के बारे में भारतीय जनता पार्टी उदासीन है। उसने अपनी बी टीमें बना रखी हैं और वो बी टीमें उतर रही। इनमें से किस पर कितना दांव लगाया जाएगा, कौन कितना कर पाएगा, कहना मुश्किल है। बंगाल में तो ज्यादा असर नहीं हुआ, लेकिन बिहार में कुछ असर हुआ था। तो चुनाव के लिए वोट देते समय दो पैमाने हो जाएंगे, एक तो रोज की जिंदगी के सवाल और दूसरा अगले 5 साल की हुकूमत के बनने में हमारी हिस्सेदारी का मामला। और इसमें अब पिछड़ा के दायरे में कोई रुकने को तैयार नहीं है। दूसरों को अपना प्रतिनिधि मानने के लिए भरोसा नहीं है। हमें सीधी हिस्सेदारी चाहिए। और ये जातियां मोटे तौर पर अलग अलग क्षेत्रों की प्रमुख जातियां हैं। ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में 3 का त्रिकोण बनेगा: दल, जाति या धर्म और मुद्दे। अब इस समय किसान आंदोलन का माहौल है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जो हवा आ रही है वो कह रही है कि हम जाति और धर्म से ज्यादा खेती के सवालों को महत्व देंगे, अपने सामान्य हित के बारे में चिंता करेंगे। हिंदू मुसलमान करके हमने देख लिया है, उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। क्या मध्य उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में ये लहर पहुंचेगी या काशी, मथुरा और अयोध्या का अपना वजन बनेगा? इसी तरह से अति पिछड़ी जातियां और महादलित समाज किस हद तक अपनी अस्मिता का आग्रह और उससे जुड़ा हुआ राजनीतिक समीकरण बना पाएगा,
या नहीं बना पाएगा, ये भी देखने की बात। आइए मित्रों, हम उत्तर प्रदेश के मतदाताओं पर ध्यान लगाएं, उनके बीच में चल रही बहसों को देखें, उनके बीच में उठ रहे अभियानों और आंदोलनों को समझें, और जो मुख्य सक्रिय दल हैं उनकी रणनीति और इस बार के चुनाव का व्याकरण, उसको समझने में एक दूसरे की मदद करें। इसी क्रम में इस चैनल ने, पब्लिक इंडिया ने इस अभियान को शुरू कर रखा है और आज आपने हमारे लिए अपना समय निकाला, ये हमारे लिए बहुत संतोष की बात है। हमें आशा है कि आगे भी हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम और दैनिक कार्यक्रम के साथ आप जुड़े रहेंगे। आप सबको बहुत धन्यवाद।